Hello everyone, my name is Zainab and today my topic of discussion is cleft lip and cleft palate management. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होता क्या है ये कवर किया था और उसके अलावा उसकी मैनेजमेंट की थी। ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम इसकी मैनेजमेंट कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को ट्रीट करने के लिए या उसके लॉन्ग टर्म उसकी मैनेजमेंट प्लान रिक्वायर्ड होता है। कोई भी चीज़ है, क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, इसके साथ जो है कौन कौन सी उसको एनामलीज हो रही हैं, क्या क्या उसके साथ उसको कंडीशंस हैं या कॉजेज हैं, उन सबको ट्रीट करने में एक टाइम लगता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है हर चीज़ को मैनेज करने का। तो इसके लिए हमारे पास एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान होता है फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। उसके अलावा जो इसके गोल्स होते हैं, एक तो हम लोगों ने नॉर्मल फंक्शंस को रिस्टोर करना होता है, दूसरा एस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन करना होती है, तीसरा हम लोगों ने साइको सोशल सपोर्ट देना होता है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में कौन कौन से आ जाते हैं। प्लास्टिक सर्जन्स जिनका बेसिक रोल होता है एक लेफ्ट लिप को मैनेज करने में, पीडियाट्रिशियन है और उसके अलावा ईएनटी स्पेशलिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑर्थोडोंटिस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, सोशल वर्कर्स है और उसके अलावा सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट। इन सब की एक टीम है जो कि इन सब सर्जन्स की रिक्वायरमेंट होती है या इन सब सर्जन्स का एक काम होता है क्लेफ्ट लिप को और क्लेफ्ट पैलेट को मैनेज करने में, उसको ट्रीट करने में। अब इसका इनिशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सबसे पहला कॉज हम क्या कहेंगे जो न्यू बॉर्न को होते ही फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले आएगा फीडिंग का, उसका प्रॉब्लम है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड बोटल्स हैं जिसको हैबरमैन फीडर्स कहते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिया था। और उसकी जो एक फीडिंग अपराइट पोजीशन होती है 45 एंगुलेशन पे रखना होता है। उसके अलावा प्री नेटल काउंसलिंग होती है पेरेंट्स की। उसके अलावा प्री सर्जिकल ऑर्थोपेडिक्स मतलब नेजो एल्व्यूलर मोल्डिंग टू अलाइन सेगमेंट्स, मतलब सेगमेंट्स को अलाइन करने के लिए नेजो एल्व्यूलर मोल्डिंग की जाती है। कुछ प्री सर्जिकल ऑर्थोपेडिक्स होती है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए कुछ टाइमलाइंस होती हैं। सबसे पहले तो क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करने के लिए जो मंथ है, टाइम ड्यूरेशन है, वो 3 to 6 मंथ्स में जो फीटस है उसका कर सकते हैं, मतलब 3 to 6 मंथ आफ्टर न्यू बॉर्न जो है, आफ्टर 3 to 6 मंथ उसका क्लेफ्ट लिप हम रिपेयर कर सकते हैं। इन द एज ऑफ 9 to 12 मंथ्स हम लोग क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर कर सकते हैं और 1 to 5 ईयर्स के एज में स्पीच थेरेपी सेकेंडरी सर्जरी इफ नीडेड, और 6 to 12 ईयर्स में एल्व्यूलर बोन की ग्राफ्टिंग होती है और 13 to 18 ईयर्स में ऑर्थोजेनेटिक सर्जरी और रीनोप्लास्टी और लिप रिविजन। मतलब ये जो सर्जरीज आएंगी 13 to 18 ईयर्स में, ये हमारे पास एस्थेटिक कंसर्न से भी आएंगी, लिप रिविजन है, राइनोप्लास्टी है या ऑर्थोजेनेटिक सर्जरीज है। नेक्स्ट सबसे पहले आएगा हमारे पास क्लेफ्ट लिप रिपेयर कैसे करते हैं, जिसको हम लोग काइलोप्लास्टी भी कहते हैं। अब इसकी आइडियल एज जो कि 3 to 6 मंथ है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब इसकी दो टेक्निक्स हैं, एक तो मिलर रोटेशन एडवांसमेंट है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, और दूसरी हमारे पास टेनिसन रेंडल टेक्निक है। अब इसके गोल्स क्या होते हैं, एक तो हम लोगों ने लिप की कंटिन्यूटी को रिस्टोर करना होता है, इसके अलावा क्यूपिड्स बो की जो सिमेट्री है उसको रिस्टोर करना होता है, और उसके अलावा नेजल करेक्शन करनी होती है क्योंकि ये एक्सटेंड किया होता है अप टू दी नेजल सील्स तक। अब मिलर रोटेशन एडवांसमेंट टेक्निक में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक मीडियल फ्लैप क्रिएट करते हैं, रोटेशन फ्लैप। वी हैव क्रिएटेड अ मीडियल रोटेशन फ्लैप जो कि क्लोजर टू द नोज है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो लेटरल फ्लैप है, एडवांसमेंट फ्लैप है, वो लेटरल फ्लैप से, लेटरल एलिमेंट से हम लोगों ने मतलब लिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक मीडियल फ्लैप, मीडियल लिप से जो है, मीडियल लिप एलिमेंट से हम लोगों ने रोटेशन फ्लैप लिया और एडवांसमेंट फ्लैप हम लोगों ने लिया लेटरल लिप से। देन हमने इन दोनों को कंबाइन किया और न्यू लिप बना दिया टू फॉर्म द न्यू लिप। दिस इज द बेसिकली द मैनेजमेंट और टेक्निक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो मीडियल लिप है उसका एक फ्लैप लिया है और उसके बाद जो लेटर लिप है उसका फ्लैप लिया है जिसको एडवांसमेंट फ्लैप कहते हैं, और दोनों फ्लैप्स को हम लोगों ने आपस में जोड़ दिया और स्विचर बैक कर दिया। की फीचर्स एक तो हमारे पास क्या होते हैं कि क्यूपिड्स बो जो है और उसके जो नेचुरल लैंडमार्क्स हैं वो रिजर्व रहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि नेजल करेक्शन हो जाती है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है कि जो क्लेफ्ट की सिविरिटीज हैं वो डिफरेंट मतलब
एट डिफरेंट लेवल उनको एडजस्ट किया जा सकता है। एडवांटेजेस एक तो ये एस्थेटिकली बहुत कंसर्न है और वर्सटाइल है, उसके अलावा गुड सिमेट्री हमें प्रोवाइड होती है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है कि सेकेंडरी रिवीजन को जो है हम लोग सेकेंडरी रिव्यू में इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास मोर एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए एक तो, दूसरा हमारे पास मोर चैलेंजिंग हो सकता है ये केस। दूसरा टेनिसन रेंडल टेक्निक है जिसको जी प्लास्टी मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग ट्रायंगुलर फ्लैप क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब ट्रायंगुलर फ्लैप क्रिएट किया, उसकी प्रिसाइज मेजरमेंट की और फ्लैप को डिजाइन किया इन अ ट्रायंगुलर और जी शेप, और उसके बाद उन दोनों को वर्टिकली उनको कनेक्ट कर दिया। एक तो हम लोगों ने ट्रायंगुलर फ्लैप लिया लेटरल लिप से, दूसरा हम लोगों ने बैकवर्ड से मीडियल लिप के साथ उसको इंसर्ट कर दिया, हमारे पास दूसरा फिल्ट्रम बन गया। मतलब इन दी शेप ऑफ द फिल्ट्रम हम लोगों ने टेनिसन रेंडल टेक्निक मेथड यूज किया और उसके फिल्ट्रम की एक शेप दी और लिप को क्रिएट किया। लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या है कि स्कार बहुत ज्यादा एक तो बनाता है, और दूसरा हमारे पास नेचुरल लुकिंग क्यूपिड्स बो भी बहुत कम लगेगी। और इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये इजीली प्रोड्यूस हो जाता है, और इसके अलावा जो ये लेक्स एक्सपीरियंस सर्जन भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर, जिसको पैलेटोप्लास्टी भी कहते हैं। अबाउट 9 to 12 मंथ ऑफ द एज में इसको कवर किया जाता है, रिकवर किया जाता है। तीन इसकी टेक्निक्स हैं जिसमें वॉन लैंगनबैक टेक्निक है और जी प्लास्टी मेथड है, और दूसरा बार्डेच टू फ्लैप टेक्निक है जो कि वॉन लैंगनबैक के साइड बाय साइड भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। गोल्स इसके एक तो पैलेट को क्लोज करना है और स्पीच डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है, और उसके अलावा नेजल रिगर्गिटेशन को प्रिवेंट करना है। अब सबसे पहले वॉन लैंगनबैक टेक्निक क्या होती है? एक ट्रेडिशनल और सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या करते हैं, टू म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द हार्ड पैलेट, उनको सुचर बैक कर दिया जाता है। स्मॉल और मॉडरेट क्लेफ्ट्स में हम इसको यूज करते हैं, और इसका एडवांटेज एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम लोगों ने फ्लैप्स क्रिएट किए, देन हम लोगों ने सुचर बैक कर दिया, और इसके अलावा पैलेटल लेंथ भी इसकी प्रिजर्व रहती है। डिसएडवांटेजेस इसमें हमारे पास सॉफ्ट पैलेट है, हम इसको वाइडन नहीं कर सकते, और इसके अलावा स्पीच प्रॉब्लम्स भी इस पर क्रिएट हो सकती है। दूसरा हमारे पास फर्लो डबल ओपोजिंग जी प्लास्टी मेथड आ जाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक इंसिजन लेते हैं, जी शेप इंसिजन लेते हैं मस्कुलर लेयर का, और उनको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। टू ओपोजिंग जी शेप इंसिजन ऑन ओरल एंड नेजल साइड्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, मतलब सॉफ्ट पैलेट के जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनके ऊपर जी शेप इंसिजन दिया जाता है, और उनको रीअलाइन करके उसके बाद सुचर बैक कर दिया जाता है। इंडिकेशन एक तो हम लोग मॉडरेट नैरो टू मॉडरेट क्लेफ्ट्स में और सब म्यूकस क्लेफ्ट्स में, और उसके अलावा वेलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसीज में हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो सॉफ्ट पैलेट है कि इसकी लेंथ हम लोग ब्रॉड कर सकते हैं, और दूसरा मेथड इसका ये कि स्पीच आउटकम्स भी अच्छे आएंगे, और तीसरा ये कि मसल्स की रीपोजिशनिंग जो है वो मोर एनाटॉमिकल होगी, ठीक है। डिसएडवांटेजेस के लिए बहुत टेक्निकल डिमांड होती है। दूसरा हमारे पास जो वाइड क्लेफ्ट्स है उनके लिए ये सूटेबल नहीं होता, ये माइल्ड टू मॉडरेट के लिए और माइल्ड के लिए जो हमने लाया था उसमें होता है। अब बार्डेक टू फ्लैप टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग, जो आइदर साइड ऑफ द क्लेफ्ट, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द क्लेफ्ट हम लोग दो म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स को क्रिएट करेंगे, उनको एलिवेट करेंगे, उनको मोबिलाइज करके मीडियली उनको सुचर बैक कर देंगे। अब नेजल में मस्कुलर और ओरल भी हो सकते हैं। मॉडरेट टू वाइड क्लेफ्ट्स में हम लोग मोस्ट कॉमनली ये यूज करते हैं, और उसके अलावा टेंशन फ्री और गुड एक्सेस मिलती है फॉल क्लोयर। और दूसरा ये कि हमारे पास हम लोग इंट्रावेलर वेलोप्लास्टी के साथ इसको कंबाइंड टेक्निक में भी यूज कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट में पढ़ी थी, जो कि माइनर्स के लिए होती है। डिसएडवांटेजेस एक तो हमारे पास फिस्टुला बन सकता है, दूसरा हमारे पास केयरफुल डायसेक्शन इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। अब स्पीच थेरेपी में मतलब पेशेंट यूज टू नहीं होता बोलने में, तो उसको एक स्पीच थेरेपी और स्पीच पैथोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है जो उससे बोलने में हेल्प आउट करते हैं। एक तो आर्टिकुलेशन एरर्स, उसके एक तो आर्टिकुलेशन एरर्स एड्रेस करते हैं, दूसरा हाइपर नेजलिटी को, और तीसरा हमारे पास नेजल एयर एमिशन को भी वो एड्रेस करता है। स्पीच थेरेपिस्ट की इसलिए जरूरत होती है। तीसरा हमारे पास हेयरिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो क्लेफ्ट्स वाले पेशेंट है उनको फेस करना पड़ता है वो ओटिटिस मीडिया विद फ्यूजन है, ठीक है। अब इसकी मैनेजमेंट एक तो हम लोग क्या करेंगे, माइरिंगोटोमी विद ग्रोमेट इंसर्शन, और उसके अलावा हेयरिंग एड इफ नेसेसरी, मतलब हेयरिंग एड भी इनको दे सकते हैं, और उसके अलावा माइरिंगोटोमी विद ग्रोमेट इंसर्शन भी कर सकते हैं। डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक में हम लोग क्या करेंगे, उनकी टीथ अलाइनमेंट अच्छी नहीं होती, हाइपोडोंशिया हो सकता है, या उनकी जो मैक्सिलरी है जॉ बोन है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड है, तो
इसके लिए हम लोग एक्सपेंडर्स यूज़ करेंगे और ब्रेसेस यूज़ करेंगे। अबाउट एज ऑफ 6 to 7 ईयर्स हम लोग इनमें ये स्टार्ट करते हैं जो डेंटल केयर है, और अलाइनर्स और उसके अलावा आर्चिस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं बिफोर एल्व्यूलर ग्राफ्टिंग। अब एल्व्यूलर ग्राफ्टिंग जो है वो 6 to 12 ईयर्स में इनकी की जाती है। और एल्व्यूलर ग्राफ्टिंग के लिए जो हम लोग बोन ग्राफ्ट लेते हैं वो हम लोग लेते हैं आईलिड क्रस्ट से। जब एल्व्यूलर ग्राफ्टिंग की है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, मैक्सिलरी आर्च को एक तो स्टेबलाइज करना है। हमारा मकसद क्या होता है, टूथ इरप्शन को सपोर्ट करना है और उसके अलावा ओरो नेजल फिस्टुला को क्लोज करना है। 3 इसके मेन एम्स है। एक तो हम लोगों ने मैक्सिलरी आर्च को स्टेबलाइज करना है, दूसरा टूथ इरप्शन को सपोर्ट करना है, और तीसरा हम लोगों ने ओरो नेजल फिस्टुला को क्लोज करना होता है। इसलिए हमें एल्व्यूलर बोन की ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। सेकेंडरी सर्जरीज में स्पीच करेक्शन के लिए कुछ सर्जरीज करनी पड़ सकती है। उसके अलावा रिवियन सर्जरीज भी कुछ हैं, वो भी करनी पड़ सकती है। राइनोप्लास्टी है या लिप की है, उसके अलावा लिप रिवियन सर्जरीज, उसके अलावा स्कार रिवियन सर्जरीज भी करनी पड़ सकती हैं, और उसके अलावा जॉ अलाइनमेंट के लिए भी सर्जरीज करनी पड़ती हैं। साइकोसोशल सपोर्ट में एक तो फैमिली को और चाइल्ड को सपोर्ट चाहिए, दूसरा उसको स्कूल इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट किया जाए, और इसके अलावा जो बुलिंग है और सेल्फ स्टीम इश्यूज हैं उसको एड्रेस करना चाहिए। और एक साइकोलॉजिस्ट, एक सोशल वर्कर या साइकेट्रिस्ट है, उसका मेजर रोल होता है साइकोसोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने में। समरी में एक तो हम लोगों ने अर्ली इंटरवेंशन इसके लिए एक तो रिक्वायर्ड होती हैं, दूसरा एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है और टीम बेस्ड वर्क है। मतलब हर ENT सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा जो सर्जिकल करेक्शन है वो एक तो फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, दूसरा हमारे पास एस्थेटिक कंसर्न्स को भी इम्प्रूव करती है, और क्वालिटी ऑफ केयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। Thank you so much for your time. This was our last slides regarding the cleft lip and management, cleft lip and cleft palate management. Next lecture में हम लोग टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। Thank you so much for your time. Allah Hafiz.